तो आइए बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज इन नेचर। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस नेचर में आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और these are as follows. नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और नंबर 4, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस आपको पढ़ने हैं, जिसमें ये दोनों फोर्स आपके माइक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज रेंज के लिए है, और ये आपका जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, शॉर्ट रेंज के लिए है। हम लोग ये 4 फोर्सेस पढ़ने हैं। तो इस नेचर में जितने भी फोर्सेस पाए जाते हैं, चाहे वो प्रेशर का फोर्स हो, मतलब अपना हाथ से धक्का लगाने का हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के बीच का हो, चाहे 2 चार्जेस के बीच का हो, वो सारे फोर्सेस इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के ही पार्ट होते हैं। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस का ही कोई ना कोई प्रकार होते हैं। तो आइए 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानें कि व्हाट इज द दिस नेचुरल फोर्सेस। इन्हीं 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक माने बड़ी रेंज के, दूर तक ले जाते हैं ये, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो रोल प्ले होता है, इस तरह के फिनोमेनन को जो एक्सप्लेन किया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से किया जाता है। इस पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। द any 2 masses of universe, any 2 masses of universe attract each other with a force is called gravitational force. According to Newton's law of gravitation, the gravitational force between 2 masses is directly proportional to product of their masses and inversely
proportional to square of distance between them। यहां पर ये एक मास m1 है, ये एक मास यहां m2 है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके बीच की दूरी r है तो बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। इन दोनों बातों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग देम we get F is directly proportional to m1 m2 by r square, और यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल जी आ जाता है, where capital G is proportionality constant called universal gravitational constant called universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो दो मासेस m1 m2 हो, अगर r डिस्टेंस पर रखे हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो जहां हो। न्यूटन ने ये बात बड़ी सिंपली एप्पल को अर्थ के पर गिरते समय सोचा कि जब एप्पल अर्थ पर गिर रहा है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो नीचे गिर रहा है, नहीं तो ऊपर क्यों चला जाता या किसी और तरफ चला जाता। क्योंकि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए नीचे गिर रहा है। तो यही फोर्स यूनिवर्स के किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगते हैं, सन और अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, और तमाम सारे स्टार्स प्लैनेट सब इसी फोर्स से बंधे हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कल्पना की सेब को गिरता हुआ देख करके उन फोर्सेस की कल्पना करना जो आपके ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, ये न्यूटन की क्वालिटी थी। न्यूटन ने इस बात को समझते हुए एक्सपेरिमेंटली ये बात बताई कि द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहां जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी कितना होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इज independent to the nature of material of masses, and intervening medium बिटवीन देम। मासेस काहे के बने हैं, क्या मटेरियल इस पर डिपेंड नहीं करता है, और मासेस के बीच में मीडियम क्या है इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है कि मासेस के बीच का मीडियम क्या है, इस पर भी ये बात डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसा वर्क करता है। और अगर आप यहां पर समझें कि जो पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है दूसरे के नाते, या दूसरे पे लग रहा है पहले के नाते, तो दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स
ध्यान देंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर पहले पर F12 और दूसरे पर F21 लग रहा है तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं। जितना पहला दूसरे पर लगा रहा होगा उतना ही दूसरा पहले पर भी लगा रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने कहा 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि यहां पर चारों इक्वल और यहां पर चारों 4 फोर्स हैं और उस नाते से यहां पर 4 फोर्स हैं और उस नाते से यहां पर आपको ध्यान में आना चाहिए कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। पहला फोर्स मैंने समझाया भी आपको कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। उम्मीद है ये बात ध्यान में आ गई होगी आपको। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट किया था एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जान गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगली हेडिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक एक बात मैं बोलता चल रहा हूं। जहां आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आ रही होगी, तो अपना माइक ऑन करके आप बोल दीजिएगा कि सर ये बात नहीं समझ में आई। और अगर आता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रॉपर्टीज, दिस इज यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैटर। दिस इज यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैटर। दो मासेस हैं तो कितनी भी दूरी पर रखे हों उनके बीच में ये फोर्स लगता ही लगता है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो नेचर होता है वो केवल अट्रैक्शन का होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, नंबर दो बात, दिस इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। वीकेस्ट फोर्स होता है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपने जाने हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 3 बात, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा दूरी तक ही आराम से काउंट कर जाता है। चौथा पॉइंट जो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कब किसी फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स कहते हैं, जब वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लग रहा हो और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलग लग रहा हो। जैसे अगर ये एक मास है,
ये दूसरा मास है, इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। द फोर्स act along line joining the centers of two objects। जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच लग रहा है, अगर उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है तो इसी फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। पांचवी प्रॉपर्टी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कब किसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, इसके बारे में डिटेल हम लोग अपनी चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वहां पर आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको शॉर्ट बता दे रहा हूं कि उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। इफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन द फोर्स व्हिच डू दैट वर्क इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो सीधी बात है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। पूरी एनर्जी कंजर्व रहती है। इस फोर्स द्वारा किया गया वर्डन जो होता है वो कंजर्व एनर्जी के रूप में आ जाता है, इसीलिए इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। गलती से भी ये मत कहिएगा कि फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि द वर्क डन इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो द फोर्स व्हिच डू दैट वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो फोर्स इस वर्क को करता है वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यहां पर लिख सकते हैं द वर्क डन ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन not depend on the path between them is called between them the force which do that work is called is said to be conservative। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। यहां पर जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। जैसे स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, जितना आप कंप्रेस कर देंगे वो एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर ले गए mgh वर्क स्टोर हो गया, आप छोड़ेंगे तो सीधे mgh वर्क आ जाएगा, मतलब स्टोरेज की बात होती है, लॉस ऑफ एनर्जी की बात नहीं होती है। तो वर्क ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, देन द फोर्स व्हिच डू दैट वर्क दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम 5 चीज बता चुके। पहला, अट्रैक्टिव फोर्स होता है यूनिवर्स में, ये सबसे वीकेस्ट होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है,
सेंट्रल फोर्स है, माने दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, और कंजर्वेटिव फोर्स है, इस पर इसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपकी 5 बातें हो गई। छठी बात बोलने जा रहा हूं मैं, सिक्स बात, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is independent to the presence of any other body. देखिए छठी बात क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो उन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है, कोई तीसरी बॉडी आकर के उन दोनों के बीच के फोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर बॉडीज, किसी और बॉडीज से के प्रेजेंस से किन्हीं दो बॉडीज के बीच में पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट होता है। सातवीं और अंतिम बात, द एक्सचेंज पार्टिकल of gravitational force is graviton. यहां पर एक्सचेंज पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है वो ग्रेविटॉन होता है। जरा बात समझ लेंगे ध्यान से। अभी तक फोर्सेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज ही बता रहा था मैं। अब अगर बेसिकली ये एक्सप्लेन करना हो कि फोर्स क्यों लगता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये मान रखा है कि जब भी किन्हीं दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वहां कुछ लेन देन हो रहा होगा आपस में, बिना लेन देन के फोर्स नहीं लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या एक्सचेंज हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए माना गया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है। जब ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है तो इसी कारण से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो बेसिकली आपको ये 7 प्रॉपर्टी बताई गई। एग्जाम में अगर आता है आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये बताया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात दिक्कत में हो तो वो आप बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसको तुरंत बताएंगे आपको।